नमस्कार, आदाब, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट विनोद कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपसे पूछूंगा कि कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर और धारा 370 उसके हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने काफी सारी मुसीबतें आई हैं। हाल फिलहाल भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। तो वो रिपोर्ट्स क्या है सर? कोई कह रहा है कि टेररिज्म अटैक हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है कि दोबारा से वहां का जो जो वहां की विधानसभा भंग की गई थी उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा और बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्या कुछ नया अपडेट है? एक अजीब सी बात कश्मीर को लेकर हो रही है कि केंद्र सरकार अपने ही फैलाए हुए दलदल में फंसती जा रही है। और फंसने की हालत ये है कि केंद्र सरकार के एक हाथ को ये नहीं पता कि दूसरा हाथ उसका क्या कर रहा है। और इसकी वजह से यह है कि कश्मीर इनके गले में एक फांस की तरह फंस गया है और ये उससे निकल नहीं पा रहे। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी कश्मीर गए और वहां पर लद्दाख में जाकर उन्होंने मोटरसाइकिल से वहां की यात्रा की, वहां के लोगों से मिले और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि कश्मीर का एक हिस्सा जो है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और वो ऐसा उन्होंने कहा कि जब मैंने वहां लद्दाख में पैंगोंग से और दूसरी जगह लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कश्मीर में और लद्दाख में चीन जो है अंदर तक घुसा है, देखो सामने दिख रहा है। अब जब ये राहुल गांधी का बयान आया तो जो ट्रोल आर्मी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें रामविलास पासवान का एक बेटा है। उसने तुरंत जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि राहुल गांधी को सरकार के अधिकृत बयान के उलट कोई बयान नहीं देना चाहिए। अब जैसे ही उसने कहा और ये कहा कि भई सरकार को का जो बयान है उसी अंतिम सत्य मान लेना चाहिए, तो मुझे एक चुटकुला याद आया और चुटकुला बड़ा हँसने वाला है कि एक बार एक आदमी बीमार हुआ और वो अस्पताल में लेटा हुआ था। डॉक्टर आया, उसने उसकी नब्ज़ देखी और डॉक्टर बोला लगता है मरीज़ मर गया। तो मरीज जो कि ज़िंदा था उसने कहा डॉक्टर साहब मैं ज़िंदा हूँ। उसकी बीवी बोली चुप रहो, डॉक्टर साहब इतने पढ़े लिखे हैं, वे कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो मोदी सरकार ने इसी तरह दूसरे मंत्रियों को लगाया कि आप अपने बयान दो और राहुल गांधी ने कहा कि वहाँ जिस तरह से विधानसभा को भंग किया गया है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो दूसरे मंत्री जो है जो कहते हैं गोली मारो वाले, उन्होंने कहा कि कश्मीर के और लद्दाख के लोगों ने ये मांग की थी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। तो राहुल गांधी ने उसमें एक बयान दिया कि 5 साल हो रहे हैं, वहाँ पर सरकार नहीं है, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, गवर्नर रूल कर रहा है, वो भी केंद्र सरकार का एक नौकरशाह है। तो ऐसी हालत में लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए। अब आपका जो दूसरा सवाल है, वो इसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ है कि किस तरह से कश्मीर में विधानसभा की स्थापना हो सकती है? क्या कश्मीर में को जिसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में बाँटा गया है और यूनियन टेरिटरी बना दिया है और अभी तक वहाँ पर जो है चुनाव की कोई आशंका या हम कहें संभावना नहीं है। तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट जो 370 अनुच्छेद को लेकर और जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लेकर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बहस सुन रही है, उसके सामने एक दिलचस्प मामला आ गया और वो एक दिलचस्प मामला इतना दिलचस्प है कि लगता है कि केंद्र सरकार को अपने इस 370 को हटाने के फैसले को वापस लेना पड़ेगा और वहाँ की विधानसभा को पुनर्जीवित करना पड़ेगा और वहाँ की विधानसभा जब पुनर्जीवित होगी, तो वो कैसे होगी? वो चुनाव से होगी। तो चुनाव भी कराना पड़ेगा और उससे पहले जम्मू कश्मीर का एकीकरण केंद्र सरकार को करना पड़ेगा और वो जो मामला है, वो इतना दिलचस्प है कि उसे जानना ज़रूरी है। एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, इनका नाम है शेखर नानपडे। ये जो है तमिलनाडु से आते हैं। इन्होंने एक फैसला हाथ से लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 17 मार्च 1971 का जो संविधान पीठ अभी बहस कर सुन रही है, डीवाई चंद्रचूड़ की, उनके सामने दिया और उसमें बताया कि इस हस्तलिखित 1 पेज के फैसले में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर 356 आर्टिकल के तहत ये कहकर कि वहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल्ड हो गई है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। अब इस फैसले के बारे में अगर हम देखें, तो सारी चीज़ एकदम पर्दाफ़ाश हो जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, उसको 21 नवंबर 2018 को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया। भंग करने वाले कौन थे? सतपाल मलिक।
19 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने 356 धारा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खत्म हो गई है और इसलिए वहां की जो है हम जो है वहां की विधानसभा भंग कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं। तो दो फैसले हो गए, एक फैसला 1971 का हो गया, एक फैसला जो है 2019 का हो गया और दोनों फैसले उलट है। अब उलट है तो जो सतपाल मलिक है, जो इस समय सरकार के खिलाफ है, जो दरअसल जो है हर चीज की सच्चाई बता रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब पुलवामा का अटैक हुआ तो वो केंद्र सरकार की गलती से हुआ, जो हमारे 40 सैनिक मारे उनका नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया और उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे की सच्चाई लोगों को नहीं बतानी और इसीलिए वो 2019 का चुनाव जीते। तो पुलवामा में उन्होंने सच बोला। दूसरा सच उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो राज्य विधानसभा की शक्तियां और जो वहां पर 370 अनुच्छेद के प्रावधान है उनको हटाने के लिए जो अधिकार वहां की विधानसभा का था वो वहां के गवर्नर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे 3 अगस्त 2019 को केंद्र की तरफ से फोन आया कि हमने आपको एक चिट्ठी भेजी है, इस पे हस्ताक्षर करके भेज देना। और कहते हैं कि मैंने 4 अगस्त 2019 को उस पे साइन करके केंद्र सरकार को भेज दिया। उसी पत्र के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में 370 हटाने की प्रावधान का इस्तेमाल हुआ और वहां पर ये प्रावधान हटा दिए गए। इसका मतलब जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कि इस समय अस्तित्व में नहीं है, उसने अपने दिमाग का, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी शक्ति जो कि वहां की विधानसभा के पास थी, उसकी अस्तित्व में ना होने की वजह से उसने कोई फैसला नहीं दिया। और गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे को दिल्ली से आदेश हुआ कि इस पत्र पर साइन करके मुझे भेज देना। तो इसका मतलब उन्होंने भी वो पत्र ड्राफ्ट नहीं किया, ना उसको उन्होंने पढ़ा, ना लिखा और सीधा भेज दिया। तो अब केंद्र सरकार जो है उस कानूनी शिकंजे में फंस गई है और ये बात एसआर बोमई का जो फैसला आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी राज्य में अगर विधानसभा नहीं है, उसको भंग कर दिया गया है, तो वहां पर आप किसी भी हालत में ये नहीं कह सकते कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खतरनाक हो गई है और वो मशीनरी भंग हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी वहां की शक्तियां तो गवर्नर के हाथ में है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, हमारा जो संविधान है वो संघवाद का संविधान है। हमारा संविधान पहले ही अनुच्छेद में कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि यहाँ राज्यों का समूह है वो भारत है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो राज्यों और केंद्र के बीच में जो शक्तियां बटी हुई हैं उनके लिए 7वीं अनुसूची जिसे हम बोलते हैं उसमें 3 लिस्ट है। एक यूनियन की लिस्ट है, एक समवर्ती सूची है जिसपे राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, और एक राज्य की सूची है जो उसपे सिर्फ राज्य बना सकता है। तो आप समझिए कि राज्य की शक्तियों को जिस ढंग से केंद्र सरकार ने एसआर बोमई के फैसले और जो हमने अभी बताया कि 5 जजों का फैसला 1971 में दिया गया, वो एसएम सीकरी उस समय के चीफ जस्टिस थे, उनके 5 जजों ने दिया था, वो केंद्र सरकार को नहीं पता था। केंद्र सरकार को ये भी नहीं पता था कि राज्य की शक्तियों को एब्रोगेशन यानी किस तरह खत्म किया जा सकता है। तो एक तरह से आप समझिए कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार इस मामले में, कश्मीर के मामले में इतनी जल्दबाजी में थी कि उन्होंने संवैधानिक दायित्वों को ना तो पढ़ा, ना किसी से सलाह ली और ना किसी विपक्षी व्यक्ति को सदन में बोलने दिया। उस समय एक हल्ला इस तरह का मचाया गया था कि जो 370 हटाने के खिलाफ है वो राष्ट्रद्रोही है, वो देश के खिलाफ बगावत करने वाला है, ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। इस तरह का एक ज्वार सा बनाया गया। सिर्फ हम जैसे कुछ लोग थे जो कहते थे ये सरकार का तरीका गलत है। और अब जो पिटीशन आ रही है, अब जो सुनवाई हो रही है, उससे आप एक बात समझ लीजिए कि केंद्र सरकार को अब इस मामले में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में जो विभाजित किया है उसे वापस लेना पड़ेगा और वापस लेकर वहां की विधानसभा को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। वहां पर फिर से चुनाव होंगे और चुनाव के बाद वहां की विधानसभा जो फैसला करेगी फिर से लागू करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि लोगों को पता चलेगा कि भारत सरकार में जो लोग 370 हटाने में और 35 से जो जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा है उसको हटाने में जिन लोगों ने भी जल्दबाजी दिखाई है, उन्होंने देश का कितना अहित किया है और राष्ट्रीय एकता का एक तरह से धज्जियां उड़ा दिया है और भारत के संविधान को ना पढ़ने की सजा जो है पूरे देश को दी है। अच्छा सर, अगर इतनी जल्दबाजी में हटा रहे थे, कुछ तो फायदा होगा ना बीजेपी को, कुछ तो फायदा कहीं ना कहीं। फायदा नहीं
फायदा नहीं, आप ये समझिए बीजेपी जो है ये मानती है कि हमने 4 लोगों से वायदे किए थे, हमें उन वायदों को पूरा करना है। और वो हमेशा कहते थे कि जो जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए वो कश्मीर हमारा है। क्या देश में जो है एक संविधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। देश में जो है कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार मिल रहे हैं। अब जो मणिपुर की समस्या है वो भी यही है। मणिपुर में भी ये लोग संविधान नहीं पढ़ते, इसीलिए ही मणिपुर की समस्या है। मणिपुर भी अनुच्छेद 371 के तहत जो वहाँ पे डी है, अनुभाग है, उसकी समस्या है वहाँ पर। तो ये लोग जो है अनपढ़ लोग हैं, ये संविधान नहीं पढ़ते। ये समझते हैं संसद में हल्ला मचाकर, स्पीकर को अपने साथ करके और सभापति को अपने साथ करके हम कोई भी कानून पास कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने किसान बिलों में भी किया, किसान बिल पास कर लिए, उसके बाद जब किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने इनकी पोल खोल दी, तो तुरंत वापस भी ले लिए। तो ये सरकार एक तरह से जोकरों द्वारा जोकरों के लिए चलाई जा रही है और पूरी जोकर सरकार है, और इसके बारे में गंभीरता से इसे लेना जो है लोगों को बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने फिलहाल मौजूदा हालात जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं उसको अच्छी तरह से एनालाइज किया है और अब जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार वापस मजबूरी में विधानसभा को फिर से जो है वहां पर स्थापित करेगी, जो कि भंग है फिलहाल। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।